अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 आईटीबी, और लास्ट क्लास में हमने ट्रेड एग्रीमेंट्स पढ़े थे। उसके बाद हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी पढ़े थे। ठीक है जी, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नहीं पढ़े थे, क्या पढ़ा था? पढ़ने के थे, नहीं पढ़ा था। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नहीं पढ़ा था? जी। ओके। ट्रेड एग्रीमेंट्स, ऐसे डिफिकल्टीज तो पढ़ ली थी ना हमने। तो ये वाला सवाल हम शुरू करते हैं। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है जी। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। अच्छा जी, तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो इसको हम शुरू करते हैं। पूरी इंटरनेशनल ट्रेड जो होती है उसको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है अल्लाह भला करे इंपोर्ट, दूसरा होता है एक्सपोर्ट। पूरी जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक इंपोर्ट होता है, दूसरा क्या होता है जी? एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। अच्छा, अब पहले हम पढ़ेंगे इंपोर्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फिर हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अच्छा, advantages of import. No country, no matter how developed, cannot avoid importing goods and services that that is, import is not confined to poor or underdeveloped countries. There is no country around the world that does not import. Rich and developed countries import mostly raw materials and manpower. Poor and underdeveloped ones import manufactured consumer and industrial goods. ठीक है जी। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें ये बताया गया कि भाई देखें, हर कंट्री को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है ना? अगर वो अमीर कंट्री है, गरीब कंट्री, इंपोर्ट सिर्फ कंसर्न नहीं होती, इंपोर्ट सिर्फ कंसर्न नहीं होती जो है गरीब मुल्कों से। अमीर मुल्क भी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जो अमीर लोगों की इंपोर्ट होती है और जो गरीब लोगों की इंपोर्ट होती है उसमें थोड़ा सा क्या होता है जी? फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर, अब ये जो अमीर कंट्रीज़ होते हैं, अमीर कंट्रीज क्या इंपोर्ट करते हैं? बंदे इंपोर्ट करते हैं जो सस्ते पैसों में काम करें। और दूसरी चीज़ जो वो इंपोर्ट करते हैं वो होती है रॉ मटेरियल। गरीब मुल्क क्या इंपोर्ट करते हैं? गरीब मुल्क बनी बनाई चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास बनाने के लिए रिसोर्सेज नहीं होते। द इम्पोर्टेंट बिजनेस हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। ठीक है जी। द इम्पोर्ट बिजनेस हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। नंबर वन, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अगर आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो आप वो तमाम चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं जो आपकी कंट्री में नहीं थी। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स जो है वो आपकी स्ट्रांग हो जाती है। अगर आपके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स क्या हो जाएगी? आपके पास वो स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, तो इंटरनेशनल ट्रेड ब्रिजेस द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, शॉर्टेज एंड सरप्लस, एंड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, सिंस नो कंट्री अराउंड द ग्लोब is self-sufficient and hence faces the shortage of or lack of certain goods or services which are replenished by import or from the manufacturing countries. तो वो तमाम चीज़ें जो आपके कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी, जो वो तमाम चीज़ें जो आपके कंट्री के लिए अंदर अवेलेबल नहीं है वो आप इंपोर्ट करके दूसरे मुल्कों से मंगा सकते हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है इंपोर्ट का।
ठीक है जी। तो एक चीज की जो कमी होती है वो भी खत्म हो जाती है। नंबर टू क्या है? नंबर टू है रिडक्शन इन प्राइसेस। एक चीज जो आपके मुल्क में खत्म हो गई है और शॉर्ट हो गई है, तो वो चीज शॉर्ट होने की वजह से आपके मुल्क में क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि वो महंगी जो हो गई है आपके मुल्क में शॉर्ट होने की वजह से उसके प्राइसेस क्या हो जाए? वापस कम हो जाएं। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि उसकी प्राइसेस कम हो जाएं तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आप बाहर से ले आए। मिसाल के तौर पर टमाटर। तो टमाटर में क्या हुआ? टमाटर में हमने यही देखा कि टमाटर जो है वो महंगे हो गए थे। लेकिन जब टमाटर की हमने देखा कि इंपोर्ट शुरू हो गई इंडिया से, तो हमारे मुल्क में टमाटर क्या होने लगे? सस्ते होने लगे। सिर्फ इंपोर्ट नहीं हो रहे थे एक ज़माने में कि भाई इंडिया ने कहा हम टमाटर नहीं देंगे, हमने कहा हम भी तुमसे नहीं लेंगे। क्या हुआ जी? पाकिस्तान के अंदर 400 रुपये किलो टमाटर, 20 रुपये किलो वाला टमाटर 400 रुपये किलो में बिकना शुरू हो गया। लेकिन फिर हमने ये देखा कि जब दोबारा हालात चेंज हुए तो वो फिर सस्ता हो गया जी, जब हमने इंपोर्ट कर लिया। तो ये फ़र्क होता है। इसके बाद कंपटीशन एंड क्वालिटी। Sometimes, as an economic policy, imports are allowed only to create healthy competition, which brings prices at the reasonable level, forces the manufacturer to improve quality and innovate goods. The improvement and innovation goes up to the extent that they are demanded abroad. ठीक है जी, they are demanded abroad. तो कंपटीशन क्वालिटी होता है, यानी कि एक चीज़ जो आप कई लोगों से खरीद सकते हैं। जब एक कोई भी चीज़ जब आप कई लोगों से खरीद सकते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको एक बेनिफिट, एक प्लस पॉइंट आपके पास अवेलेबल हो जाता है जब आप ज़्यादा लोगों से वही चीज़ खरीद सकते हैं। तो दैट प्लस पॉइंट हेल्प्स यू। कंपटीशन बढ़ता है। जब कंपटीशन बनता है जब कंपटीशन बढ़ता है तो आपस में ताल्लुकात क्या होते हैं जी? मज़ीद बेहतर हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो पॉलिटिकल रीजंस भी हैं इसके कुछ। फ्रेंडशिप among countries, treaties and economic blocs allow to open borders for exchange of goods among them. Sometimes the foreign trade relations bring the exporting country under the pressure of importing country, which would elect certain political or otherwise gain from the former. ठीक है जी। तो फ्रेंडशिप जो होती है अमंग द कंट्रीज, ट्रीटीज एंड इकोनॉमिक ब्लॉक्स, ये अलाउ करती है टू ओपन बॉर्डर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग दैम. Sometimes the foreign trade relations bring the exporting country under the pressure of importing country. पॉलिटिकल रीजंस भी बड़े होते हैं कि भाई अगर इंपोर्ट आप किसी चीज़ से कर रहे हैं, अगर आप किसी भी मुल्क के लिए इंपोर्टर हैं या आप किसी भी मुल्क के लिए एक्सपोर्टर हैं, अगर आप इंपोर्टर हैं या एक्सपोर्टर हैं, दोनों सूरतों में आपके रिलेशंस बनते हैं, पॉलिटिकल एक फ्रेंडशिप बनती है। तो जब आपकी किसी मुल्क, किसी ताकतवर मुल्क से फ्रेंडशिप बन जाए तो आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होती है। यानी वो कंट्री जो है ना आपका ख्याल रखता है, आपको पालेगा, पोसेगा, अपना ख्याल। अब जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के लिए चाइना है, ठीक है जी। पाकिस्तान और चाइना में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चाइना एक बहुत ही ताकतवर मुल्क है पाकिस्तान के मुकाबले में। तो फिर क्या होता है कि चाइना हमारा ख्याल रखता है कि नहीं यार ये कमज़ोर मुल्क है लेकिन ये मेरे बहुत फ़ायदे का है। तो चाइना हमारा हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो हमारा ख्याल रखे। ठीक है जी। इन्फ्यूजन ऑफ न्यू आइडियाज़। एक और फ़ायदा इंपोर्ट का क्या है कि इंपोर्ट करने से आपके मुल्क में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नए आइडियाज़ आपके मुल्क के अंदर जो है वो आ जाते हैं। इसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंपोर्ट। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ इंपोर्ट क्या होते हैं? डिसएडवांटेजेस ऑफ इंपोर्ट, नंबर 1, although import creates healthy competition and becomes instrumental to the improvement of quality, but this state of affairs is not acceptable to the industrialists and producers because they have their own individual interest which are badly hit. अच्छा, अब देखें एक नई वो आती है जी, टेक्नोलॉजी नहीं आती। अब डिसएडवांटेज में सबसे पहला क्या है कि सेट बैक टू लोकल इंडस्ट्री। हमारी लोकल इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती है। पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो जाती है इसकी वजह से, इंपोर्ट से। क्यों? इसकी मैंने मिसाल दी थी थम्स अप की, कि थम्स अप इंडियन ब्रांड है, बहुत ज़्यादा दुनिया में फेमस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने थम्स अप को प्रमोट किया और लोग कोक और पेप्सी को बिल्कुल अपने मुल्क में आने नहीं दिया। तो इससे क्या हो गया, आज थम्स अप एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गया। लेकिन हमारे जो मुल्क में आरसी कोला समेत बहुत सारे जो लोकल ब्रांड्स है वो कभी भी डेवलप नहीं हो सकते क्योंकि हमने अपनी लोकल इंडस्ट्री को कभी भी उतनी अहमियत दी नहीं। ठीक है जी।
तो इसी तरह कंजम्पशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितना भी बाहर से आप खरीदोगे आपको फॉरेन एक्सचेंज देना होगा। तो जितना ज़्यादा आप चीज़ें बाहर से खरीदते हो आपके पास से फॉरेन एक्सचेंज चला जाता है। ये भी आपके लिए सही नहीं होता है कि आपके हाथ से फॉरेन एक्सचेंज चला जाए। किसी भी सूरत, किसी भी कंट्री के लिए ये अच्छा नहीं है कि उसके हाथ से फॉरेन एक्सचेंज जाए। तो आपको कोशिश ये भी करनी होती है कि आप इम्पोर्ट कम से कम करें। अगर आप इम्पोर्ट कम से कम करेंगे तो आपके पास से फॉरेन एक्सचेंज कम से कम जाएगा। ये आपके मुल्क के लिए बहुत बेहतर होता है। अच्छा जी। इसके बाद है पब्लिक टेस्ट एंड कल्चर। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स ऑफ शाजी कॉलेजिएट, हमारी जुमेरात को फिजिकल क्लास होगी। आज जुमेरात है, अगली जुमेरात को मैं वहाँ पर अवेलेबल हूँगा। हमारी क्लास वहाँ पर होगी। ठीक है जी। तो आप लोग अगर एग्री हैं तो चैट में जाकर एग्री लिख दें, और अगर डिसएग्री हैं तो वो भी लिख दें विद रीज़न। ठीक है जी। फिजिकल क्लास होगी, थोड़ा एक दूसरे से हम बातचीत कर सकेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, थोड़ी लेंथ भी रखेंगे क्लास की ना, थोड़ी ज़्यादा। तो थोड़ा जल्दी भी बुला लूँ शायद आपको ना। ठीक है। ओके। तो कल अगले हफ्ते इंशाल्लाह मिलते हैं। कोचिंग सेंटर में बैग लेकर मत आइएगा, सिर्फ रजिस्टर लेकर आइएगा। तो आपको पता है ना शाहजी थोड़ा मशहूर ज़्यादा है, तो उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो रश होता है। और वही स्टैट्स की क्लास कहाँ लेती हैं आप? जब मैं क्लास ले रहा हूँगा तो अभी भी तो आप ले ही रही ना, इसी टाइम में होगी ना। तो स्टैट्स की क्लास मतलब आई डिडंट गेट इट मानूर। मानूर का आपका रीज़न समझ में नहीं आया मेरे। खैर, तो कंजम्पशन ऑफ पब्लिक टेस्ट एंड कल्चर, जब हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो हम साथ में कल्चर भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं। हमने जीन्स और टी शर्ट इंपोर्ट की ना एक बार, अब जब हमारे मुल्क में ये शलवार कमीज पहनने वाले लोग एकदम से जीन्स और टी शर्ट, स्पेशली खवातीन में तो बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हो गया। हमारे कल्चर को भूल गई खवातीन। हमारे कल्चर में क्या था, ढीले ढाले शलवार कमीज होते थे, उसमें ऊपर ढीले ढाले बुरके होते थे। यानी कि खवातीन के बुरके इतने ढीले होते थे एक ज़माने में कि दो चार बच्चे तो वहीं छुपा लें अंदर बुरके में तो पता ही नहीं चले किसी को। ठीक है जी। और आजकल जो है आपके सामने जो कुछ भी है व्हाट्सएवर आप जानते हैं। तो बहुत डिफरेंस आ गया है हमारे यहाँ इम्पोर्ट करते करते। वो पता नहीं दुनिया जाके मेकअप का सामान हमने इम्पोर्ट किया है। पहले ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। पहले सुरमा हुआ करता था, खवातीन सिर्फ सुरमा लगाया करती थी, और आज यू नो द रेस्ट। ठीक है। तो जितनी चीज़ें इंपोर्ट करोगे कल्चर भी आता जाएगा। अब सिलबट्टा भी ख़त्म हो गया, जूसर ब्लेंडर आ गया, मतलब चेंज, पिज़्ज़ा आ गया, जिंगर आ गया। पब्लिक टेस्ट एंड कल्चर। पब्लिक टेस्ट एंड कल्चर में क्या है, पीपल टेंड टू प्रेफर इम्पोर्टेड goods to locally manufactured ones owing to their prices and quality, and consequently foreign products capture the local market. These products are so strong that they manage to change the taste and culture of the society. अब कल्चरल डिवाइड क्या होता है? दो तरह के लोग हो जाते हैं, एक वो जो इम्पोर्टेड चीज़ें खरीदते हैं, एक जो लोकल खरीदते हैं। अब जो लोग इम्पोर्टेड खरीद कर ना फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमने तो भाई इम्पोर्टेड खरीदी, जबकि दरअसल ऐसा नहीं होता। दरअसल जो है ना वो इम्पोर्टेड चीज़ें खरीदना, कोई जो है ना उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी वो नहीं होती कि आपने कोई बहुत बड़ा कोई कश्मीर फ़तह कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन लोग समझते बहरहाल ऐसे ही कि जैसे उन्होंने बाहर से क्या सामान क्या खरीद लिया तो बहुत ही कुछ अच्छा का उन्होंने काम कर दिया, दरअसल ऐसा नहीं होता। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें अगर अलग लिखा है तो कोई ऐसी बात नहीं। एडवांटेजेस ऑफ एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट के एडवांटेजेस, पहला फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। सबसे पहला फायदा क्या है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग? हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है। ठीक है जी, वी गेट फॉरेन एक्सचेंज, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है। तो जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, जितना ज़्यादा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा उतना हमारे हालात भी क्या होते जाएंगे, डेफिनेटली हमारे हालात भी उसी हिसाब से चेंज होंगे और हमारे हालात भी बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। तो एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो यही है
कि हमारे मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज डेवलप होने लगता है और मज़ीद फॉरेन एक्सचेंज हमारे मुल्क में आना शुरू हो जाता है। दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, क्योंकि ये हेडिंग बड़ी है मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, आप भी साथ साथ शॉर्ट कर लीजिएगा। आई होप ये बात आपको मेरी पसंद आएगी, शॉर्ट जो मैं कर रहा हूँ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, identity of the country. If a country produces high quality products at reasonable prices, it makes a prominent place in foreign importing countries. People buy the goods by the name of that country with great confidence. Japan, Germany, UK, France, USA, and many other developed European countries have attained this respectable status. Customers across the world are readily buy product made in Japan, US, UK because these countries have gained consumers confidence by providing quality products. तो इसमें क्या बताया गया, आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि भाई आपके प्रोडक्ट की ना एक आइडेंटिटी बन जाती है पूरे मुल्क में, और लोग आपके प्रोडक्ट को पहचानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कि ये लोग समझते हैं कि हाँ जी दिस इज़ द प्रोडक्ट, कि ये कोई प्रोडक्ट है जो कि बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह। ठीक है ना। दुनिया भर में कुछ ऐसे जैसे ब्रांड्स हैं के जैसे KFC है, मैकडोनल्ड है, अगेन पेप्सी कोक है, फिलिप्स है, सैमसंग है, आईफोन है। दे आर द इंटरनेशनल ब्रांड्स। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने मार्केट को सर्व करके ना अपनी एक इंटरनेशनल इंटीग्रिटी बना ली है। दुनिया इनको जानती है, इनको समझती है, इनकी वैल्यू को समझती है, इनकी कदर करती है दुनिया। ठीक है जी। इसके बाद है आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री के बाद है डिसएडवांटेजेस। जाहिर एक्सपोर्ट के भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब मैं आपको एक जो शायद इसमें नहीं लिखा होगा डिसएडवांटेज, पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ, उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि इसमें लिखा हुआ क्या है। तो मैं एक डिसएडवांटेज बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर गंदम शॉर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से गंदम अफगानिस्तान एक्सपोर्ट कर दी गई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में उसको मिल रहे थे 30 रुपए और वहां से मिल रहे थे 50 रुपए। तो पर टन जो है 20 रुपए मिल रहे थे, तो लोगों ने क्या बोला कि भाई यहाँ में बिक रही सस्ती, वहां में बिक रही महंगी। तो भाई नेचुरली बात थी ना, नेचुरली फिनोमिना था। तो लोगों ने क्या करा, महंगा बेचने पर लोगों ने ज्यादा तरजीह दी और लोगों ने उसको महंगा बेच दिया। ठीक है जी। अच्छा, exports are heavily on the upside in mostly all respect. Heavily on upside in mostly all respect in societies. अब एक्सपोर्ट तो हर कोई नहीं करता ना, एक्सपोर्ट तो सिर्फ सिलेक्टेड लोग करते हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट हाथ के हाथ दिलिएगा ना, काफी देर तक आप लोग इंतजार करते रहते हैं। ये ले, स्क्रीनशॉट ले ले। Disadvantages of export. Exports are heavily on upside in the mostly all respect in the and in societies. भाई एक्सपोर्ट्स छोटा कारोबारी तो कर नहीं पाता, बड़े कारोबारी करते हैं। तो ये इसका क्या है, ये इसका एक ये कह लें कि ड्रॉबैक है कि एक्सपोर्ट जो है वो कौन से कंट्रीज करते हैं कौन से नहीं करते। ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है द मेन प्रॉब्लम दैट अराइजेज आउट ऑफ एक्सपोर्ट इज द स्क्रूटनी ऑफ लोकली अवेलेबल एसेंशियल गुड्स। लोकली अवेलेबल एसेंशियल गुड्स का मसला होता है, यानी कि ऐसा ना हो कि वो चीज़ जो हमारे मुल्क में लोगों को जिसकी ज़रूरत है हम उसको ना भेज दें बाहर। भाई आपके बच्चे की किसी चीज़ को ज़रूरत है, अगर वही चीज़ आपने बाहर भेज दी तो ये तो एक नुकसान कर दिया ना आपने। ऐसा हमने नहीं करना है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है। आगे क्या लिख रहा है, अनडेवलप्ड कंट्रीज अनडेवलप्ड कंट्रीज
in the rat race to earn foreign exchange at any cost are bent upon exporting their essential goods. अब वो कंट्रीज जो किसी भी हालत में अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं वो क्या करते हैं, अपने इंपॉर्टेंट सामान को भी वो भेज देते हैं बाहर, क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो एक दौड़ में लगे होते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, एसेंशियल गुड्स भी दूसरे मुल्कों को भेज देते हैं। जब वो एसेंशियल गुड्स भी दूसरे मुल्कों को भेज देते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो अब बहुत सारी चीज़ें उनके मुल्क में शॉर्ट हो जाती हैं, फिर उनके मुल्क से प्रेशर आता है जो उनको मजबूरन दूसरे मुल्क से ख़रीदनी पड़ जाती हैं। ठीक है जी, तो ये एक इसका नुकसान है। Are bent upon exporting essential goods like fruits, vegetables, meats, eggs, and other poultry and dairy goods. ठीक है जी, तो हमारे मतलब हमारे जैसे मुल्क में क्या होता है कि वो तमाम चीज़ें जो बहुत ही बुनियादी होती हैं हम उसको भी दूसरे मुल्कों को बेचने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये एक हमारे मुल्क समेत बहुत सारे कंट्रीज़ का ड्रॉबैक होता है, इसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, वैसे नहीं है तो आप एक काम करें, इसको बना लेते हैं। इसको पैरा को ना मुख्तलिफ देखें, इसमें चीज़ें हैं जो मैं मुख्तलिफ आपको मैंने बताई हैं, आप उसी हिसाब से इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो बन जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं। पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग, मुझे पता है आप लोग बना लेंगे, पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है ना, आप लोग बना लिएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। What do you mean by free trade? Give arguments in favor of and in against free trade. Historical background देखते हैं free trade का। In the past, the countries of the world used to restrict international trade, and they had let down embargoes on imports for the purpose of protection of their local industries. In case they allowed the import of some unavoidable things, they still charge very heavy duties, customs custom duty, import and export duty, in order to make their cost more than the local and identical products. Thus, it was their intention to discourage the imports. The other reason behind such policy were as under. फ्री ट्रेड क्या होती है? फ्री ट्रेड ये होती है, पहले तो मैं आपको बता दूं उसका बुनियादी मकसद। फ्री ट्रेड ये होती है कि जब कोई टैक्स ना हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। ठीक है जी, फ्री ट्रेड क्या होती है? जब कोई टैक्स ना हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। ठीक है जी, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्री ट्रेड। अब ये फ्री ट्रेड होती क्या है? फ्री ट्रेड होती है बहुत सारे कंट्रीज के अंदर, पहले नहीं होती थी लेकिन बाद में इसको कर दिया गया कि भाई फ्री ट्रेड होनी चाहिए। जब मुख्तलिफ वक्तों में ट्रेड में पूरी दुनिया में कमी आना शुरू हो गई तो फिर इन्होंने मजबूरी में इसे इम्पोज किया और बग़ैर टैक्स के बहुत सारे कंट्रीज़ में ट्रेडिंग होना शुरू हो गई। एक्सपोर्ट पर अगर कोई टैक्स नहीं है इसका मतलब है फ्री ट्रेड, इंपोर्ट पर अगर कोई टैक्स नहीं है इसका मतलब है फ्री ट्रेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, नज़र तो आ रहा है ना आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फ्री ट्रेड। अब इसके कुछ रीजंस है। टू अवॉइड लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर द सेल ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स। अब हम ज़बरदस्ती के टैक्स बढ़ा देते थे
और हम ज़बरदस्ती के टैक्स क्यों बढ़ाते थे? ताकि जो हमारा लोकल सामान है वो उन लोगों के लिए क्या होता है, सस्ता हो जाए। जब हमारा लोकल सामान उन लोगों के लिए सस्ता हो जाएगा तो इससे हेल्प होगी हमें। ठीक है जी। तो जो बाहर से इंपोर्ट होकर सामान आ रहा है उसको क्या कर दो, महंगा कर दो। जब वो महंगा हो जाएगा तो वो लोग खरीदेंगे नहीं, जब लोग खरीदेंगे नहीं तो बस यही तरीका है हमारा अपने प्रोडक्ट को बेचने का, कि इन चीज़ों को क्या कर दो, महंगा कर दो। ठीक है जी। जब महंगी हो जाएंगी चीज़ें तो खुद ब खुद लोग उसको खरीदना शुरू कर देंगे। आज हमने ये किया ना गाड़ियों का, मैंने आपको बताया गाड़ियों का, यही स्टडी है जो पाकिस्तान का लोग बता रहे हैं दुनिया में, कि पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान की लोकल गाड़ियां बिकती नहीं थी इतनी, इम्पोर्टेड गाड़ियां ज़्यादा बिकती थी, तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने लोकल गाड़ियों के रेट बढ़ा दिए। तो जब से पाकिस्तान ने लोकल गाड़ियों के रेट बढ़ाए हैं तो अब पाकिस्तान की दूसरी गाड़ियां भी ज़्यादा बिकना शुरू हो गई। ठीक है जी। तो इस चीज़ की भी हमें बहुत ज़रूरत है। आगे चलते हैं। To save foreign exchange, to have favorable balance of trade, to set right unfavorable balance of payment। इसमें भी यही बताया गया कि भाई हमें पैसा बचाना है, हमें लोकल इंडस्ट्री को बचाना है, तो हमें इन पर टैक्स लगाना ही होगा। कैपिटल आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। Industrial Revolution of 1750, Britain has adopted capitalism or free economy, and later this economic system was adopted by other countries of Europe and US in from the laissez-faire capitalism। अब इसमें कैपिटलिज्म का जिक्र आ गया कि भाई कैपिटलिज्म ने क्या किया था। कैपिटलिज्म ने दुनिया को दूसरी जंग अजीम में धकेल दिया था। और दूसरी जंग अजीम में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है वो टैक्सेस लगे हुए थे, और टैक्सेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। रोटी महंगी हो गई, सोना सस्ता हो गया, अजीब व गरीब ड्रामे हुए, और अल्टीमेटली हमें इसको ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि उस ज़माने में टैक्सेस अब का इतना इशू नहीं था, तो और गवर्नमेंट बीच में इन्वॉल्व नहीं होती थी, तो अपनी मर्ज़ी से लोग काम करते थे। तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने अपनी मर्ज़ी से काम किया, और उन्होंने बिजनेस क्राइम करना शुरू कर दिया, जुर्म करना शुरू कर दिया, और इस तरह हमारे मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। ये हेडिंग बहुत लंबी है, इसको शॉर्ट करेंगे। तो अभी जो आप लोगों के कंसेंसस से ये फैसला हुआ है कि बुध को हमारी ऑनलाइन क्लास होगी, लेकिन जुमेरात को हमारी फिजिकल क्लास होगी। ठीक है जी। बुध को ऑनलाइन और जुमेरात को फिजिकल होगी। उसके बाद हम मजीद आगे के फैसले करेंगे। क्या मैं दोनों ही दिन आ गया, हो सकता है हम दोनों दिन आपको बुला लें। फिलहाल ये कि जुमेरात को तो फिजिकल होनी ही होनी है इंशाल्लाह। मास्क ज़रूर लगा कर आइएगा, सैनिटाइज़र लेकर आइएगा। ठीक है जी। एक चक्कर भी लगेगा ना फिजिकल में, एक अलग ही मज़ा आता है, वो जानते हैं आप लोग ना। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपके बारे में हम अलग से पढ़ चुके हैं, एक वीडियो भी मेरी है जो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, अगर आपने नहीं सुना था तो वो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो बस आज यहीं पर रोकेंगे, इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।